आज हमारा बोर्ड बहुत ही भरा हुआ है। ये इसीलिए मैंने चैप्टर चूज करा है क्योंकि इसके रिलेटेड ऑनलाइन ज्यादा मटेरियल नहीं है, तो कोशिश करेंगे इस चैप्टर को अपने वे से इजी बनाने की। ठीक है जी, तो इजी बनाते हैं इस चैप्टर को। आज हम इसका सारा बेसिक्स कवर करेंगे जिससे आपको 80 to 90% इस चैप्टर के बारे में पूरा क्लियर हो जाएगा। चलिए, तो कैश फ्लो होता क्या है? कैश फ्लो दोनों वर्ड्स को अगर आप समझें तो इसका मतलब है कि कैश का फ्लो इनफ्लो हो रहा है कि आउटफ्लो हो रहा है। कंपनी के अंदर या तो कैश आएगा या कैश जाएगा, इसे ही हम इनफ्लो और आउटफ्लो का नाम देते हैं। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट ये हमें इस चैप्टर में प्रिपेयर करनी है। कैश फ्लो स्टेटमेंट से क्या पता लगता है कि कंपनी में भाई कितना कैश इनफ्लो हुआ है, कितना कैश आउटफ्लो हुआ है एक साल के अंदर। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है एक कंपनी की, जिससे इन्वेस्टर्स रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि कंपनी कैसी है। ठीक है, जब भी मैंने आपको थर्ड बुक करवानी थी, मैंने आपको एक बात बोली थी कि भाई सबसे पहले आपको हेड्स एंड सब हेड्स चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। इस चैप्टर में भी हेड्स एंड सब हेड्स का बहुत बड़ा योगदान है। अगर आपने अभी तक हेड्स एंड सब हेड्स चैप्टर नहीं पढ़ा तो आप मेरे चैनल पर सर्च कर सकते हैं हेड्स एंड सब हेड्स चैप्टर, आपको वीडियो मिल जाएगी। पहले उसको पूरा क्लियर करिए, देन इस चैप्टर को पकड़िए, आपको बहुत आराम से समझ आ जाएगा। थोड़ा सा बच्चों को बताने के लिए मैंने एक छोटी सी बैलेंस शीट बनाई है जिससे हम इसे कवर करेंगे। तो कंपनीज अकाउंट के अंदर जो बैलेंस शीट होती है उसमें लायबिलिटीज होती है शेयर होल्डर्स फंड्स, नॉन करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज, और एसेट्स होते हैं नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। अब जो शेयर होल्डर फंड है वो बना होता है शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस। नॉन करंट लायबिलिटीज होती हैं जो साल से ज्यादा की लायबिलिटीज होती हैं, और करंट लायबिलिटी होती है जो साल के अंदर अंदर की लायबिलिटी। सेम ही उधर है नॉन करंट एसेट्स, जो एसेट्स हमारे पास एक साल से ज्यादा रहेंगे, और करंट एसेट्स जो एक साल के अंदर अंदर ही खत्म हो जाए। ठीक है जी, तो इनसे पहले समझते हैं कि इधर क्या क्या आएगा। ठीक है जी, इसकी मैं फोटो लगा दूंगा शुरू में, आप इसको एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेकर जरूर अपनी नोटबुक पे लिख लेना। अकॉर्डिंग टू मी इसके बाहर से आपको कैश फ्लो में किसी चीज की जरूरत पड़ने वाली नहीं। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर हमारी तीन एक्टिविटीज हैं, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। ठीक है जी, तो इनके बारे में बात करते हैं और इसको जोड़कर बताता हूं कि इनमें से कौन कौन सी चीज कौन कौन सी एक्टिविटी में आएगी। अब शुरू करते हैं पहले इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का मतलब क्या होता है कि कंपनी ने कहां-कहां पैसा इन्वेस्ट कर दिया। ठीक है ना जी, तो कंपनी इन्वेस्ट किन में करती है? नॉन करंट एसेट्स में, बिल्डिंग में, मशीनरी में, ठीक है जी, लैंड में। इन चीजों में ही हम अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं कंपनी के तौर पर। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का सारा लेना देना नॉन करंट एसेट्स के साथ है। फिर बात आती है फाइनेंसिंग की। अगर आप लोगों ने मेरी डिवेंचर की वीडियो देखी है तो मैंने उसी में बताया था कि कंपनी के पास दो रास्ते होते हैं फाइनेंस इकट्ठा करने का, पैसा इकट्ठा करने का, शेयर्स एंड डिवेंचर्स एंड बैंक लोन। ठीक है जी, तो फाइनेंसिंग के अंदर क्या क्या आएगा? हमारा शेयर कैपिटल और नॉन करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटीज बनता है डिवेंचर्स एंड बैंक लोन्स। ठीक है जी, तो फाइनेंसिंग में आ जाएंगे शेयर कैपिटल एंड नॉन करंट लायबिलिटीज। अब आप ध्यान से देखिए बचा क्या, एनसीएल खत्म, शेयर कैपिटल खत्म, एनसीए खत्म, करंट एसेट और करंट लायबिलिटी एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो ये आएंगे हमारे ऑपरेटिंग में, करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस। अब ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी है ना जो, ये थोड़ी सी टिपिकल है। ठीक है, अब इसको समझेंगे। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कौन सी एक्टिविटीज होती है?
जो हमारी कंपनी जिस चीज का काम कर रही है, जो प्रोडक्शन कर रही है, जो रिलेटेड हमारा गुड है, उसके ऑपरेशंस को लेकर जितना धंधा हो रहा है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आता है। ठीक है, अब अगर आप इन दोनों को देखेंगे ना, दे आर वेरी इजी। कैसे, मैं आपको बताता हूं। अब कैश आएगा तो हमने प्लस कर देना, कैश चला गया तो हमने माइनस कर देना। फॉर एग्जाम्पल, इन्वेस्टिंग के एग्जाम्पल लेते हैं। अगर मैंने बिल्डिंग खरीदी तो बताओ पैसा आया कि गया? पैसा जाएगा अगर मैं बिल्डिंग को खरीदूंगा। ठीक है जी। तो परचेज ऑफ एनी फिक्स्ड एसेट, एनी इन्वेस्टमेंट, वो क्या हो जाएगी? माइनस। वैसे ही सेल, अगर मैं एक बिल्डिंग बेचूंगा, बिल्डिंग तो चली गई बट पैसा तो आया ना। ये पूरा चैप्टर हमारा टिका हुआ है पैसा आया कि पैसा गया। ठीक है जी। तो देखिए, सेल को मैं प्लस कर रहा हूं, परचेज को मैं माइनस कर रहा हूं। ऐसे ही फाइनेंसिंग में, अब फाइनेंसिंग में क्या होगा? मान लो पिछले साल मैंने शेयर होल्डर से 10 लाख रुपए इकट्ठा करा, इस साल वो टोटल हो गया 20 लाख। तो पिछले साल के लास्ट में वो शो कर रहा था कैपिटल 10 लाख, इस साल वो शो कर रहा है 20 लाख। बताओ इस साल मैंने कितनी कैपिटल इकट्ठी करी? 10 लाख रुपए इकट्ठी करी। कैसे पता लगा? 20 लाख इस साल का टोटल है, 10 लाख तो पिछले साल का टोटल था, दोनों को माइनस करा, यानी इस साल मैंने शेयर होल्डर से 10 लाख रुपए इकट्ठा करा। अब बताओ पैसा आया कि गया? पैसा आया। तो जितना भी इश्यू ऑफ शेयर्स है, इंक्रीज इन लोन है, इंक्रीज इन डिबेंचर्स है, ये सब प्लस होगा। अब हम बैंक लोन ले रहे हैं, है तो लायबिलिटी, बट हमने सिर्फ ये देखना है कि पैसा आया कि पैसा गया। फाइनेंसिंग में भी थोड़ा सा देख लीजिए। अगर हम शेयर्स बेचेंगे, ठीक है जी, लोन लेंगे और डिबेंचर्स भी लोगों को देकर पैसा इकट्ठा करेंगे, मतलब तीनों में पैसा आ रहा है तो ये प्लस। इनके उल्टा, डिबेंचर्स को रिडीम कर लिया, शेयर्स को बाय बैक कर लिया, या लोन को पे ऑफ कर दिया, तो बताओ पैसा चला गया तो माइनस। अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया, आपने बैंक को इंटरेस्ट पे करा, तो वो भी पैसा गया। किसका पार्ट है? फाइनेंसिंग का, माइनस। तो इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग बहुत ही इजी, बट आज का मेरा मेन मुद्दा है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ये बच्चों को क्लियर नहीं हो पाती और इसमें ही बच्चे, क्योंकि अगर आप इसमें देखेंगे ना, तो अगर आप नाम पढ़ेंगे आप बोलोगे यार ये तो प्लस होना चाहिए, बट आप माइनस क्यों करते हो? फॉर एग्जांपल यहां पर मैंने लिखा है लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। अब लॉस हुआ मतलब ये तो हमारा घाटा है, तो पैसा उड़ा होगा, बट इसमें मैं लॉस देखो प्लस कर रहा हूं। और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट या गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट को मैं माइनस कर रहा हूं। इंटरेस्ट रिसीव्ड, इनकम रिसीव्ड को माइनस कर रहा हूं, तो सब उल्टा हो गया। अब उल्टा क्यों है? अब देखिए उल्टा क्यों है, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन के अंदर बैलेंस शीट के अंदर नेट प्रॉफिट गिवन रहेगा, ठीक है ना। हमें नेट प्रॉफिट से जाना है ऑपरेटिंग के प्रॉफिट पे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी पे। अभी मैं अपने बच्चों को रेशियो एनालिसिस पढ़ा के हटाऊं, उन्हें पता है कि पहले आता है ग्रॉस प्रॉफिट, फिर आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, फिर आता है नेट प्रॉफिट। अब अगर तो हमें ऊपर से नीचे जाना है तो हम डायरेक्ट जाएंगे। अब हमें क्या है, नेट प्रॉफिट से ऊपर आना है, तो जितनी चीजें प्लस होने वाली है वो क्या करनी पड़ेगी? माइनस, और जितनी माइनस होने वाली है उतनी प्लस करनी पड़ेगी, ठीक है जी। इसलिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी उल्टी चलती है। अब इसे हमें थोड़ा सा शुरुआत में समझना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा, स्लो स्लो सब समझ आता जाएगा, ठीक है। तो देखिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी शुरू कहां से होगा? मैंने बोला था रिजर्व्स एंड सरप्लस, क्योंकि शुरू ही सरप्लस से होना है, तो इसलिए इसमें रिजर्व्स एंड सरप्लस आते हैं। नेट प्रॉफिट हम निकाल लेंगे कैसे? अब मान लीजिए आपको 2 साल के प्रॉफिट्स दिए होंगे, जैसे 2022 2023, तो 2023 आपका करंट ईयर हुआ, 2022 आपका प्रीवियस हुआ। मान लो पिछले साल हमारा 15 लाख प्रॉफिट शो कर रहा है, इस साल हमारा 25 शो कर रहा है, तो बताइए कितना कमाया हमने? मतलब इस साल में हमने 25 में से 15 उड़ा दो, 10 लाख रुपया कमाया। यहाँ मैंने लिखा भी है करंट ईयर माइनस प्रीवियस, तो ऐसे आ जाएगा यहाँ 10 लाख रुपीस।
अब ये 10 लाख नेट प्रॉफिट बना कैसे, इनमें से कुछ खटा बटा होगा। अब देखिए क्या कर रहा हूं, अब मैंने जनरल रिजर्व जो प्रॉफिट कमाते हैं ना वो अपने रिजर्व्स बनाकर रख लेते हैं, तो उनमें पैसा फेंका होगा, नेट प्रॉफिट से माइनस करा होगा, तो यहाँ क्या करना है प्लस। अब ये 4 नाम मैंने लिखे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है देखना जी। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, इंटरिम डिविडेंड, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व तो समझ गए प्लस हो जाएगा। इंटरिम डिविडेंड क्या होता है, जब एक कंपनी साल के मिड में या कहीं पे जाकर बोल देती है कि भाई इनको डिविडेंड दे दो, ठीक है। अब डिविडेंड देगी कंपनी तो प्रॉफिट्स में से देगी, तो प्रॉफिट में से माइनस हुआ होगा, तो अब हम क्या कर देंगे प्रॉफिट्स में प्लस। इंटरिम डिविडेंड मोस्टली आपको एडजस्टमेंट में दिया होगा और एक ही अमाउंट दी होगी, तो आपने ऊपर प्लस कर दिया, दैट्स इट, ओके जी। तो ये यहाँ प्लस हो जाएगा। फिर है प्रपोज्ड डिविडेंड। अब प्रपोज्ड डिविडेंड क्या होता है, जो हम साल के शुरू में बोलते हैं कि भाई इतना डिविडेंड मिलेगा, ठीक है, और वो हमें नेक्स्ट ईयर दिया जाता है, ठीक है। तो आपने ये चीज याद रखनी है कि जब आपने प्रपोज डिविडेंड इसमें प्लस करना है, अगर साल ये 2022-2023 तो आपने 2022 वाले लेने हैं, प्रीवियस ईयर वाले लेने हैं, ठीक है। इसे ध्यान में रख के इस पे स्टार लगा दीजिए, ठीक है। जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना साथ साथ ही बताता हूं। और नेक्स्ट है प्रोविजन फॉर टैक्स। अब प्रोविजन का मतलब होता है एस्टिमेट लगाना, ठीक है, कि कितना टैक्स आएगा, कितना टैक्स आएगा, ठीक है। तो प्रोविजन बनाते हैं हम करंट ईयर की, ठीक है, पर टैक्स पे करते हैं हम इस साल पिछले साल का, ठीक है जी। तो प्रोविजन हम माइनस कर देते हैं ना सारी, तो वो ऐड हो जाएगी, बट प्रोविजन क्या होगी आपकी करंट ईयर वाली लेनी है, आपने प्रीवियस ईयर वाली नहीं लेनी। एक बार ये पॉइंट्स लिख लेंगे ना, आपको खुद समझ में आता रहेगा कि हम क्या कर रहे हैं, ओके जी। तो ये 4 चीजें ही आएंगी, इनके बाद से कुछ भी नहीं आएगा। तो जब हम नेट प्रॉफिट में इन्हें प्लस कर लेते हैं तो हमारा आ जाता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, ओके जी। अब नेक्स्ट उसके बाद क्या करेंगे, नॉन कैश आइटम्स को प्लस और माइनस करेंगे। अब देखो डेप्रिसिएशन हम क्या करते हैं नेट प्रॉफिट से माइनस, ये नॉन कैश है, ठीक है ना। अब मान लो मेरे पास एक आईफोन है, वो 1 लाख रुपए का था, ठीक है जी। 1 साल चलाने के बाद वो 80,000 का रह गया, अब 20,000 उसकी वैल्यू कम हुई, बट क्या वो 20,000 मैंने किसी को कैश पे करा था, नहीं, उसमें से कम होती है, दैट इज अ नॉन कैश एक्सपेंस, ओके। तो ये नॉन कैश एक्सपेंसेस है, तो डेप्रिसिएशन ऐड हो जाएगा। गुडविल अमोर्टाइज्ड, जब एक इनटेंजिबल एसेट की वैल्यू कम होती है तब हम उसे डेप्रिसिएशन नहीं अमोर्टाइजेशन बोलते हैं, ओके जी। तो ये भी प्लस हो जाएगा। कोई इंटरेस्ट दिया है वो, कोई एक्सपेंस दिया है वो, एंड लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, कोई मैंने एसेट बेचा उसमें मेरे को घाटा हुआ, वो भी मैंने प्लस कर लेना है। अब इनसे उल्टा, इंटरेस्ट रिसीव्ड, इनकम, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, इनको मैंने माइनस करना है। देखो गेन्स को मैंने माइनस करना है, और जो हमारे खर्चे हुए हैं उन्हें लॉसेस हुए उन्हें मैंने प्लस करना है। तो यही नाम आएंगे, इनके अलावा कुछ नहीं आएगा। बाकी आगे जाकर वीडियोस में मैं आपको क्वेश्चंस भी कराऊंगा तो आपको क्लियर कट होता रहेगा क्या क्या आता है, ठीक है। आज सिर्फ बेसिक्स पे काम कर रहे हैं। तो ये करने के बाद हमारे पास आ जाएगा, देखो नेट प्रॉफिट से पहुंच गए ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, यहां तक पहुंच गए। इसके बाद तो भाई बहुत ही आसान बना दूंगा, ठीक है। अब देखो रिजर्व एंड सरप्लस डन, छोटी मोटी चीजें जो हमारे ऑपरेशंस को करती हैं वो डन, ये आपको लर्न कर लेनी है, आपको क्लियर हो जाएगा। उसके बाद है जी करंट एसेट और करंट लायबिलिटी। अभी मैंने शुरू में बोला ऑपरेटिंग चलती है उल्टी, ठीक है ना, तो ये भी चलेंगे उल्टे। कैसे? अब जब करंट एसेट बढ़ेगा, ठीक है, तो बताओ फायदा होता है ना, हमने क्या शो करना है, माइनस। जब करंट एसेट बढ़ेगा तो माइनस, जब करंट एसेट घटेगा तो प्लस, इसका इनवर्स रिलेशनशिप है। और करंट लायबिलिटीज का डायरेक्ट, करंट लायबिलिटी बढ़ेगी तो हम प्लस कर देंगे, करंट लायबिलिटी घटेगी तो हम माइनस कर देंगे। अब ये कैसे होती है? अगर आपने मेरी हेड्स एंड सब हेड वीडियो देखी है तो मैंने उसमें करंट लायबिलिटीज को बनाया है टॉस, ट्रेड पेबल्स,
अदर करंट लायबिलिटीज, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। अब ले लेते हैं ट्रेड पेबल्स दिए हुए हैं। पिछले साल ट्रेड पेबल्स थे 10,000, इस साल ट्रेड पेबल्स हो गए हैं 20,000। ऐसे दो आपको शो कर रहे हैं। बताओ पिछले साल से बढ़े हैं कि कम हुए? बढ़ गए जी। पहले 10 थे, अब 20 हो गए। कितने से बढ़ गए? 10,000 रुपए से। अब अगर करंट लायबिलिटी बढ़ेगी तो हमने प्लस करना है, तो कितना प्लस कर दोगे? 10,000 रुपीज प्लस कर दोगे। दूसरी साइड करंट एसेट, करंट एसेट्स में से ले लेते हैं इन्वेंट्रीज। अब मान लो इन्वेंट्रीज पहले 50,000 थी, अब 60,000 हो गई, ठीक है। तो कितने से बढ़ गई? 10,000 से बढ़ गई। तो करंट एसेट अगर बढ़ेगा तो क्या कर देना है? माइनस कर देना है। ऐसे ही अगर डेटर्स हमारे 70,000 थे, अब 30,000 के रह गए, तो मतलब 40,000 से कम हो गए। तो अगर करंट एसेट कम हो जाएगा तो हमने उसे प्लस कर देना है। तो ये चीजें यहाँ शो कर देंगे। ओके, तो याद आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब प्रोविजन ऑफ टैक्स ऊपर ऐड करा था, यहाँ पे टैक्स पेड हमें माइनस कर देना है, जो असली टैक्स होगा। तो निकल कर आ जाएगी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का नेट कैश फ्लो। ठीक है जी। उसके बाद शुरू में मैंने आपको इन्वेस्टिंग बताया, सेल करेंगे फिक्स एसेट प्लस, परचेज करेंगे फिक्स एसेट्स माइनस। मैंने अगर कोई इन्वेस्टमेंट करी हुई, मान लो एक जैसे कंपनी है ना, उसने दूसरी कंपनी के शेयर्स खरीदे हुए, तो वो इन्वेस्टमेंट हो गई, ठीक है ना जी। तो उसको अगर बेचूंगा माइनस, सॉरी उनको अगर बेचूंगा तो प्लस, उनको अगर खरीदूंगा तो माइनस। अब वो जो मैंने शेयर्स खरीदे हुए हैं, अगर उन पर मेरे को कोई इनकम हो रही है या कोई डिविडेंड रिसीव हो रहा है, वो मेरा इन्वेस्टिंग का पार्ट है, वो मेरा फाइनेंसिंग का पार्ट नहीं है, क्योंकि मैंने लोगों से पैसे नहीं लिए हुए, मैंने लोगों में इन्वेस्ट किया हुआ है। तो जितनी भी इनकम रिसीव होगी इन्वेस्टमेंट पे, कोई रेंट रिसीव हो गया, कोई डिविडेंड रिसीव हो गया, वो आपका इन्वेस्टिंग का पार्ट है, वो फाइनेंसिंग का पार्ट नहीं है। लास्ट ऑफ इन्वेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब गुडविल, वैसे तो 95% क्वेश्चंस में जो गुडविल है ना, वो आपकी अमोर्टाइज ही होगी। गुडविल कैसे लिखी होगी? जैसे पिछले साल 50,000 है, इस साल 30,000 हो गई, तो कितने से कम हो गई? 20,000 से। जब तो गुडविल कम होगी तो वो ऑपरेटिंग में आएगी। अगर गुडविल बढ़ गई, जैसे पहले 50,000 थी, अब 70,000 हो गई, तो ये 20,000 बढ़ गई, तो उसे बोलते हैं गुडविल परचेज। और हमने परचेज क्यों करी? हमने अपनी गुडविल में इन्वेस्ट करा, तो ये इन्वेस्टिंग का पार्ट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझ के रखना। चांसेस परचेज के आने के मात्र 2-3%, 95 to 97% अमोर्टाइज ही होगी, ऊपर ही आएगी, बट यहाँ भी आएगी परचेज में, तो इधर लिखना है। जब गुडविल बढ़ जाएगी तो इधर, जब गुडविल कम हो गई तो ऑपरेटिंग। उसके बाद इसका नेट आ जाएगा जी, वो हमने बाहर लिख देना। फिर आ गई थी फाइनेंसिंग में, बता चुका हूं, शेयर में बढ़ोतरी, लोन में बढ़ोतरी, डिबेंचर्स में बढ़ोतरी। बढ़ना यानी पैसा आना, तो प्लस कर देना है। अगर हमने उन्हें रिडीम कर दिया यानी उनके पैसे उतार दिए, उन्हें बाय बैक कर लिया अपने शेयर्स को, या लोन पे ऑफ कर दिया, तो पैसे चले जाएंगे, माइनस हो जाएगा। फिर अगर मैं अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे रहा हूं या अपने डिवेंचर्स को इंटरेस्ट दे रहा हूं, मतलब वो फाइनेंसिंग का पार्ट है। समझ पा रहे हो ना? इन्वेस्टिंग होता है किसी में पैसा लगाना, जब लोगों ने आप में पैसा लगाया होगा, आप उन्हें ब्याज दे रहे हो, दैट इज फाइनेंसिंग। तो उन्हें डिविडेंड पे, इंटरेस्ट पे माइनस हो जाएगा, ठीक है जी। करने के बाद इसका नेट आ जाएगा। फिर हमने ए, बी और सी तीनों के नेट को क्या कर लेना है? प्लस कर लेना है। अगर किसी का नेगेटिव आ गया, उसको माइनस कर देना है, ठीक है। क्वेश्चन में आपको समझ आ जाएगा। फिर लास्ट में हमने कहीं भी पूरे क्वेश्चन में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स को नहीं लेना, क्योंकि वो हमारे आंसर का बेस है, वो लास्ट में आएंगे। आपने पूरे क्वेश्चन में कहीं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स नहीं लेने, ओके। ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को प्लस कर देना है। फॉर एग्जांपल 2022-2023 है, 2022 का जो टोटल होगा उसे लास्ट के नेट में प्लस कर देना है। और टोटल में जब आप ओपनिंग को प्लस करेंगे, अगर आपने पूरा क्वेश्चन सही करा हुआ, तो आप देखना कि जो आंसर आएगा वो आपका क्लोजिंग का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट खुद ही आ जाएगा। जैसे बैलेंस शीट मैच करती है ना दोनों साइड, ऐसे ही ये मैच करेगा और आप बहुत खुश हो। ठीक है जी।
तो ये हमारा बेसिक्स है। इसके लिए मैंने दो छोटे से पॉइंट भी लिख रखे हैं कि जो हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप देखिए बैंक ओवरड्राफ्ट बच्चे कहेंगे करंट लायबिलिटी है, ठीक है, बिल्कुल सही बात, बट हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस होती है। बैंक ओवरड्राफ्ट एक करंट लायबिलिटी है, बट ये ऑपरेटिंग में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि बैंक ओवरड्राफ्ट मींस मैंने फाइनेंस के रिलेटेड इसको यूज करा है, ठीक है ना, फाइनेंशियल हो गया ना, ये मैंने पैसा बोरो करा तो ये फाइनेंसिंग का पार्ट आएगा। ओके जी, तो अगर बैंक ओवरड्राफ्ट बढ़ेगा प्लस, बैंक ओवरड्राफ्ट पे कर दिया जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इसको आपने ऑपरेटिंग में नहीं लेना। दूसरा प्यारा सा पॉइंट है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में करंट इन्वेस्टमेंट एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज आएंगी जो करंट एसेट का पार्ट होती है, ठीक है जी। तो इन्हें आपने करंट एसेट में यूज नहीं करना, ये हमारा आंसर का बेस है, करंट इन्वेस्टमेंट्स एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज। तो इन्हें हम यहां पर ऐड करेंगे, ओपनिंग में ओपनिंग करंट इन्वेस्टमेंट ऐड कर देंगे, क्लोजिंग में क्लोजिंग करंट इन्वेस्टमेंट्स ऐड कर देंगे। सबसे पहले इन बेसिक्स को समझिए, इसकी फोटो मैं लगा रहा हूं शुरू में, आप इसको लिख कर देखिए, समझिए। आपके साथ और वीडियो शेयर की जाएंगी और मैं कोशिश करूंगा कि मैं इस चैप्टर की फुल वीडियो जरूर बनाऊं। आई होप आपको बेसिक्स क्लियर हुए होंगे। बाकी अपने बच्चों के साथ मैं ढेर सारी वीडियोस शेयर करता ही रहता हूं। बाकी YouTube पर बहुत अच्छे अच्छे ट्यूटर्स हैं, फॉर एग्जांपल सुनील पांडा, रजत अरोड़ा सर एटसेट्रा, आप उनकी वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है जी। अंटिल देन मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी। सो गुड बाय, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग प्री बोर्ड्स एंड डिफेंस एग्जाम।